Remember, Zepto is the latest entrant, plus the fastest growing. Zepto has done really great. With a short period of time, it has created a lot of market share, killing all the marts of the market. Zepto delivers groceries in 10 minutes, but can it really deliver profits? Zepto at the moment is burning the most cash amongst the three. आज से सिर्फ 5 साल पहले अगर मैं आपसे कहता कि इंडिया में कोई कंपनी आपके घर में 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करेगी तो शायद आप हंसते। देखिए, आखिरकार ग्रोसरी सिर्फ कोई पिज्जा ही नहीं होती है। वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड, ये सब तो लोग प्लान करके खरीदते हैं और अगर कुछ भूल भी गए तो नीचे किराने की दुकान से ले आते हैं। लेकिन फिर एक कंपनी आती है जिसने लोगों की आदत ही बदल दी। कंपनी का नाम था जेप्टो। आज रात 11 बजे अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, सुबह चाय के लिए अगर आपके घर में दूध कम पड़ जाए या फिर अचानक से घर पे मेहमान आ जाए, तो बस आपको फ़ोन को निकालना है और ऐप को खोलना है और कुछ ही मिनट के बाद आपके दरवाजे की घंटी बजती है और वो सामान आपके घर के बाहर आ जाता है। आज ये इतना नॉर्मल लगता है कि हम सोचते भी नहीं, लेकिन इसी इनकन्वीनियंस के पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेरिमेंट चल रहा है और आज वो एक्सपेरिमेंट अपने सबसे इम्पोर्टेंट मोड पर खड़ा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जेप्टो अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी लगभग 8,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती है और वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर के आसपास तक भी पहुंच सकती है। सोचिए, कंपनी जो कुछ साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आज इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर टेक कंपनीज के साथ कंपेयर हो रही है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या जेप्टो वाकई पैसे कमा सकती है? क्या जेप्टो प्रॉफिटेबल बन सकती है? या फिर हर बार जब आप ऑर्डर करते हैं, कंपनी एक्चुअली उस ऑर्डर पर पैसे गंवा रही होती है, यानी कि दे आर लूजिंग द मनी, दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। और इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जेप्टो असल में बिजनेस करता कैसे है, उसका एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जेप्टो बस एक डिलीवरी ऐप है, लेकिन ये सच नहीं है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि जेप्टो का बिजनेस मॉडल क्या है और क्या एक्चुअल में जेप्टो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्विगी पर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं तो स्विगी सिर्फ बीच का प्लेटफॉर्म है। रेस्टोरेंट खाना बनाता है, स्विगी डिलीवरी करता है और कमीशन कमाता है। लेकिन जेप्टो का मॉडल थोड़ा सा अलग है। यहाँ कंपनी अपने खुद के डार्क स्टोर्स चलाती है। अब डार्क स्टोर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ये कोई ऐसा अंधेरा गोडाउन जैसा नहीं होता है, बस एक छोटा सा वेयर हाउस होता है जो कंज्यूमर के लिए नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए बना होता है। हर एरिया में छोटे छोटे वेयर हाउसेस होते हैं और हर वेयर हाउस में हज़ारों प्रोडक्ट्स भरे हुए होते हैं और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स में पैकेजिंग शुरू हो जाती है और राइडर निकल पड़ता है आपके सामान को लेकर। इसी वजह से 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। लेकिन ये मॉडल बहुत महंगा भी है। हर एरिया में वेयर हाउस बनाना और हर वेयर हाउस का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज, स्टाफ, इन्वेंट्री, डिलीवरी राइडर्स, मतलब जेप्टो सिर्फ ऐप नहीं चला रहा है, वो पूरी एक रिटेल चेन चला रहा है। और उसी वजह से जब कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करती है तो इसका रेवेन्यू भी काफ़ी बड़ा दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जेप्टो का रेवेन्यू ऑपरेशंस से लगभग 22,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सुनने में लगता है कि बिजनेस तो ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही चीज़ नहीं होती है। मान लीजिए आप जेप्टो से लगभग 400 रुपए की ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। उस ऑर्डर में कंपनी कुछ पैसे प्रोडक्ट्स के मार्जिन से कमाती है, कुछ डिलीवरी फीस से और कुछ ब्रांड्स से जो ऐप के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, यानी कि ऐड लगाते हैं। ये सब मिलाकर जेप्टो के पास उस 400 रुपए की ऑर्डर से रफली 70 रुपए के आसपास बचते हैं। अब अगर सिर्फ इतना ही देखें तो बिजनेस फिर भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन सवाल है उस ऑर्डर को आपके घर तक पहुंचाने में कितना खर्चा होता है, यानी कि डिलीवरी चार्जेस। और यहीं से पूरी तस्वीर इस बिजनेस की बदल जाती है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को आपके घर तक डिलीवर करने के लिए सिर्फ राइडर को केवल पेट्रोल ही नहीं लगता है, उसकी पैकिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकलता है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है और फिर राइडर उसे लेकर आपके घर तक
लग जाता है। ये सारे खर्चे मिलाकर कंपनी का कॉस्ट काफी बढ़ जाता है और इसी वजह से ज़ेप्टो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी कंपनी के फ्यूचर का फैसला कर सकती है और उस प्रॉब्लम का नाम है द 59 रुपीज प्रॉब्लम। अगर आज हर ऑर्डर के बाद कंपनी को कुछ पैसे का नुकसान हो रहा है तो फिर सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज़्यादा ऑर्डर्स लेकर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सकता है या फिर ज़ेप्टो को अपना पूरा गेम ही बदलना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट, स्पीड वर्सेस प्रॉफिट। दोस्तों अब यहाँ पर मेन सवाल ये है कि अगर हर ऑर्डर पर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो ज़ेप्टो आखिरकार सरवाइव कैसे कर रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे से चलने वाला बिजनेस है या सच में एक दिन प्रॉफिट बना सकता है ये धंधा। इसका जवाब समझने के लिए हमें ज़ेप्टो के खर्चे देखने पड़ेंगे। अब बिजनेस में जनरली दो तरह के कॉस्ट होते हैं, पहला फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो कंपनी को हर हाल में देना ही पड़ता है, चाहे एक ऑर्डर आए या फिर 1000 ऑर्डर, जैसे डार्क स्टोर का रेंट, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोल्ड स्टोरेज का खर्चा, ये सब एक्सपेंसेस तो चलेंगे ही। वेरिएबल कॉस्ट इसके बाद अलग आ जाती है, ये हर ऑर्डर के साथ बढ़ता है, जैसे कि राइडर की पेमेंट, पैकिंग, पैकेजिंग और ऑर्डर को वेयर हाउसेस से कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा लॉजिस्टिक्स। अब नॉर्मली जब कोई बिजनेस स्केल करता है तो फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगती है और ज़ेप्टो के साथ भी यही एग्जैक्टली हुआ है। एक साल पहले कंपनी के एक डार्क स्टोर से रोज लगभग 1300 ऑर्डर्स निकलते थे। आज वही नंबर 2100 से ज्यादा हो गया है। मतलब वही वेयर हाउस, वही रेंट और मतलब सब कुछ वही है, वही जगह है, लेकिन ऑर्डर्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इसका मतलब हर ऑर्डर पर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई है। ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और इसी वजह से ज़ेप्टो का लॉस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो गई पर वेरिएबल कॉस्ट उतनी फास्ट कम नहीं हुई है और इसी वजह से कंपनी अभी भी प्रॉफिट से काफी ज्यादा दूर है। अगर एवरेज ऑर्डर लगभग 400 रुपए का है तो उससे कंपनी के पास रफली 70 से 72 रुपए बचते हैं, लेकिन उस ऑर्डर को फुलफिल करने में लगभग 150 रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। मतलब कस्टमर खुश, ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, लेकिन कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आया, लॉस हो गया। और यही फेमस 59 रुपीस की प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है कि पहले ये लॉस और भी बड़ा था। एक साल पहले हर ऑर्डर पर कंपनी लगभग 140 रुपए से ज्यादा गंवा रही थी। आज वो नुकसान घटकर लगभग 59 रुपीस रह गया है। ये इम्प्रूवमेंट छोटी बात नहीं है। मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों अलग चीजें होती हैं। अगर आप दिल्ली या मुंबई की तरफ गाड़ी चला रहे हो तो डायरेक्शन सही है, लेकिन जब तक मुंबई नहीं पहुंचते आपकी बॉस जर्नी खत्म नहीं होती है। ज़ेप्टो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लॉस कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो फिर अब यहाँ पर सवाल आता है कि कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ कॉस्ट कट कर रही है या फिर कुछ और भी कर रही है। देखिए ऐसा नहीं है, और यहाँ पर ये सब देखने से ज़ेप्टो का बिजनेस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि ग्रोसरी बेचकर बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, असली पैसा बॉस कहीं और छुपा है। और ये स्ट्रेटेजी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज भी यूज करती हैं। अमेजोन को ही देख लीजिए। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि अमेजोन कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा, रिटेल बिजनेस में मार्जिन बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर अमेजोन ने एक नया गेम शुरू किया। उसने अपनी वेबसाइट पर ब्रांड्स को एडवर्टाइज करना शुरू किया। आज अमेजोन का एडवर्टाइजिंग बिजनेस दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक माना जाता है। ज़ेप्टो भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। सोचिए रोज लाखों लोग आपका ऐप खोल रहे हैं, कोई बिस्किट्स ढूंढ रहा है, कोई शैम्पू, कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी। अगर कोका कोला या नेस्ले चाहे कि उनका प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखे तो वो ज़ेप्टो को पैसे देंगे। और इस बिजनेस में राइडर नहीं लगता है और ना ही कोई पेट्रोल लगता है। दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गेम। अगर आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यूजर आ रहे हैं तो आप उसको लेवरेज कर सकते हैं। आप उस पर ऐड लगा सकते हैं किसी भी ब्रांड का, और अगर कोई ब्रांड चाहता है कि उसका ब्रांड सबसे ऊपर दिखे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ये करने के लिए। दिस इज द रियल प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसमें कोई आपका वेयर हाउस नहीं लगता और ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। ये ऑलमोस्ट हाई मार्जिन रेवेन्यू बिजनेस है और इसी वजह से ज़ेप्टो का एडवर्टाइजिंग बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। कुछ ही सालों में ये रेवेन्यू कुछ करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है।
इसी ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टर्स एक्साइटेड भी हैं। उनका मानना है कि अगर एडवर्टाइजिंग इसी स्पीड से बढ़ती रही तो ज़ेप्टो का पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकता है। लेकिन हर अच्छी स्टोरी में एक डाउट और एक लेकिन हमेशा जरूर बना रहता है, और वो यहाँ भी है। एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजिंग से पूरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रांड्स भी एक लिमिट तक ही पैसे देंगे। अगर ज़ेप्टो हर ऑर्डर से बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाने की कोशिश करेगा तो ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करना ही महंगा हो जाएगा। मतलब एडवर्टीजमेंट सॉल्यूशंस हैं लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। तो फिर अगला ऑप्शन क्या है? कॉस्ट और कम करना है? यहाँ भी प्रॉब्लम है। मार्केटिंग कॉस्ट तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी रिड्यूस कर चुकी है। पहले नए कस्टमर लाने के लिए, यानी कि जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी, अब वो कॉस्ट ड्रामेटिकली नीचे आ चुकी है। इसका मतलब इजी विंस तो कंपनी ले चुकी है, और राइडर कॉस्ट या पैकिंग कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन दिख रहा है। यानी कि मोटा मोटी अब कॉस्ट कटिंग की भी एक लिमिट आ चुकी है। और जब किसी बिजनेस में रेवेन्यू भी लिमिट में हो और कॉस्ट कटिंग भी लिमिट में हो तो फिर प्रॉफिट आता कैसे है? बस एक चीज़ बदलनी पड़ती है, और वो चीज़ ज़ेप्टो के फ्यूचर का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, बास्केट साइज। अगर आज आप ज़ेप्टो से सिर्फ 300 रुपये या फिर 350 रुपये की शॉपिंग करते हो तो डिलीवरी का खर्चा उस ऑर्डर का बड़ा हिस्सा खा जाता है। लेकिन अगर वही ऑर्डर 550 रुपये या फिर 650 रुपये का ऑर्डर डिलीवर करे तो डिलीवरी का कॉस्ट ऑलमोस्ट वही रहता है, बस ऑर्डर की वैल्यू बढ़ जाती है, और वहीं से यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होने लगती है। यानी ज़ेप्टो का असली गेम सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी का नहीं है। असली गेम ये है कि वो आपसे हर बार थोड़ा और ज़्यादा शॉपिंग कैसे करवा सकें, और इसी एक नंबर पर शायद ज़ेप्टो के आईपीओ का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। लेकिन यानी एक और चैलेंज भी यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि इस रेस में ज़ेप्टो अकेले नहीं है, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, यानी कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट है, और इन दोनों के कुछ नंबर्स ज़ेप्टो से बेटर दिखते हैं। तो क्या ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल ज़ेप्टो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और अगर दोनों सेम मार्केट में काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स ज़ेप्टो को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन क्यों देना चाहते हैं? देखिए, अब तक हमने समझा है कि ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमा सकती है, और हर ऑर्डर के बाद उसके सामने वो फेमस जो 59 रुपीज़ का गैप है वो क्यों आ जा रहा है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। अगर ज़ेप्टो इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है तो फिर ब्लिंकिट को मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर क्यों मानता है? देखिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसका जवाब है 2 नंबर्स में, बास्केट साइज और ऑर्डर डेंसिटी। मान लीजिए 2 ग्रोसरी स्टोर्स हैं। पहला स्टोर रोज 100 कस्टमर्स को सर्व करता है और हर कस्टमर 500 रुपए की शॉपिंग करता है। दूसरा स्टोर भी 100 कस्टमर्स को सर्व करता है, लेकिन हर कस्टमर सिर्फ 300 रुपए की ही शॉपिंग करता है। दोनों की मेहनत ऑलमोस्ट सेम है, स्टाफ भी उतना ही बड़ा है और रेंट भी सेम ही, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी बराबर की ही लगती है। लेकिन दिन के एंड में किसकी कमाई ज्यादा होगी? ऑब्वियसली पहले वाले स्टोर की। क्विक कॉमर्स में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक काम करता है, और यहीं ज़ेप्टो थोड़ा पीछे दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेप्टो का एवरेज बास्केट साइज लगभग 360 रुपए के आसपास है, वहीं ब्लिंकिट का एवरेज बास्केट साइज 500 रुपए से ऊपर है, और स्विगी, इंस्टामार्ट भी उसके आसपास ही है। अब पहली नज़र में लगता है कि अरे सिर्फ 150 रुपए का ही तो डिफरेंस है, लेकिन बिजनेस में कभी कभी ये छोटे छोटे जो नंबर्स हैं यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि राइडर तो दोनों केसेस में एक ही बार घर जा रहा है। डिलीवरी का कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अगर कस्टमर 500 रुपए की शॉपिंग करता है तो वही डिलीवरी कॉस्ट अब ऑर्डर का छोटा हिस्सा बन जाती है। इसीलिए ज़ेप्टो का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ फास्ट डिलीवरी नहीं है, चैलेंज है आपको कन्विंस करना कि जब भी आप ऐप को खोलो सिर्फ आप मिल्क मत ऑर्डर करो, साथ में ब्रेड भी ले लो, एग्स भी लो, स्नैक्स भी कुछ आप ट्राई कर लो, कोल्ड ड्रिंक भी ले लो। तो यानी कंपनी चाहती है कि एक डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हो, और इसी को बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं इंक्रीजिंग बास्केट साइज। लेकिन सिर्फ बास्केट साइज भी काफ़ी नहीं होता, एक और चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर डेंसिटी। मतलब कि एक डार्क स्टोर से रोज कितने ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं। सोचिए, अगर एक वेयरहाउस दिन भर में सिर्फ 500 ऑर्डर डिलीवर करे तो इस वेयरहाउस का रेंट, स्टाफ और मेंटेनेंस उन 500 ऑर्डर्स पर डिवाइड होगा। लेकिन अगर वही वेयरहाउस 2000 ऑर्डर्स को डिलीवर कर रहा है तो वही फिक्स्ड कॉस्ट हर ऑर्डर पर काफ़ी कम हो जाएगी। और इसी जगह ज़ेप्टो काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्म कर रहा है।
उसके डार्क स्टोर्स से निकलने वाले ऑर्डर्स का वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कंपनी डिमांड क्रिएट करने में सक्सेसफुल रही है। अब चैलेंज सिर्फ इतना है कि हर कस्टमर थोड़ा और ज्यादा शॉपिंग करे, और अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएं, हाई बास्केट साइज और हाई ऑर्डर डेंसिटी, तब क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल काफी अट्रैक्टिव बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और कंपैरिजन जरूरी है, और वो कंपैरिजन है डी-मार्ट का, क्योंकि आखिर दोनों ग्रोसरी ही तो बेचते हैं भाई, फिर इसमें इतना बड़ा डिफरेंस कैसा है। डी-मार्ट के स्टोर्स बड़े होते हैं, कस्टमर खुद स्टोर तक जाता है, एक ही विजिट में हजारों रुपए की शॉपिंग करता है, डिलीवरी का खर्चा ऑलमोस्ट 0, और इसी वजह से डी-मार्ट सालों से प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने लगभग 69,000 करोड़ के रेवेन्यू, दे हैव मेड अराउंड ₹3,000 CR प्रॉफिट। एक मैच्योर रिटेल बिजनेस है। अब दूसरी तरफ देखिए ज़ेप्टो, हर ऑर्डर घर तक पहुंचाना पड़ता है, डार्क स्टोर्स चलाने पड़ते हैं, राइडर्स रखने पड़ते हैं, और कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट ज़ेप्टो को भी ऑलमोस्ट डी-मार्ट के आसपास के सेल्स मल्टीपल पर वैल्यू करने की बात कर रहा है, और इसी वजह से एक्सपर्ट्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप कहता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्योंकि ज़ेप्टो कोई ट्रेडिशनल रिटेलर नहीं है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। आज ग्रोसरी बेच रहा है, कल एडवर्टाइजिंग से कमाएगा, परसों फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड करेगा, और धीरे धीरे एक पूरा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि बॉस थोड़ा सा होल्ड करो, अभी कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, कैश बर्न अभी भी हो रहा है, और अगर यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव नहीं हुई तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज़ेप्टो का आईपीओ सिर्फ एक और आईपीओ नहीं है, ये पूरे इंडियन क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का एग्जाम है। क्योंकि अगर ज़ेप्टो प्रॉफिटेबल भी हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि 10 मिनट डिलीवरी सिर्फ कस्टमर कन्वीनियंस नहीं, एक सस्टेनेबल बिजनेस भी बन सकता है। और अगर नहीं हुआ तो इन्वेस्टर्स फिर से वही पुराना सवाल पूछेंगे, क्या ग्रोथ के लिए कैश बर्न ही बिजनेस मॉडल था? और शायद इसीलिए मुझे लगता है ज़ेप्टो असल में ग्रोसरी नहीं बेच रहा, वो एक बिलीफ बेच रहा है। एक बिलीफ कि अगर आप कस्टमर की आदत बदल दो तो बार बार ऐप खोलेगा, जितनी बार ऐप खोलेगा उतनी शॉपिंग करेगा, उतनी एडवर्टाइजिंग दिखेगी, और एक दिन वही ट्रैफिक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस है, लेकिन हर थीसिस की तरह इसमें भी रिस्क है, और वो रिस्क सिर्फ कंपटीशन का नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का है। तो अगर कल ज़ेप्टो का आईपीओ आए, सवाल ये मत आप पूछिएगा कि कंपनी कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, ये तो नंबर्स देखकर ही पता चल जाता है। असली सवाल ये आपको पूछना है कि क्या ज़ेप्टो हर ऑर्डर पर पैसे कमा पा रहा है, क्या उसका बास्केट साइज बढ़ रहा है, क्या एडवर्टाइजिंग बिजनेस स्केल हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो 59 रुपीज़ का गैप सच में कम हो रहा है या फिर बंद हो रहा है। क्योंकि अगर ये गैप बंद हो गया तो ज़ेप्टो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बन सकती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो 10 मिनट डिलीवरी हमेशा एक अमेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस तो रहेगी, लेकिन शायद कभी एक ग्रेट बिजनेस ना बन पाए। और इसी वजह से ये कहानी सिर्फ ज़ेप्टो की नहीं है, ये कहानी है उस सवाल की, क्या इंडिया में स्पीड को सस्टेनेबल प्रॉफिट में बदला जा सकता है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकता है, या फिर क्विक कॉमर्स सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे से चलने वाली रेस है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।